नमस्कार मित्रों, आज अपनों से अपनी बात में आपको एक ऐसी शख्सियत जिसे आप लीजेंड कह सकते हैं आध्यात्मिक परंपरा के लिए भी और लोक जीवन की भी उपलब्धियों की दृष्टि से, चूँकि होता क्या है कि जब हम आध्यात्मिकता के मार्ग पे बढ़ते हैं तो कहीं न कहीं एक हमारे मन में भ्रम की धारणा पड़ी हुई है कि लोक जीवन हमारा जो है वो उपेक्षित हो जाता है या भौतिक जीवन की जो उपलब्धियां हैं, विकास है, उनके प्रति हम उदासीन होने लगते हैं। लेकिन मैं आपको जिस शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं, उन्होंने इन दोनों आयामों को अपने जीवन में एक आदर्श संतुलन की तरह साधा है और वो स्वयं और उनके बच्चे पूरे देश और समाज के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। तो बिना अन्य किसी भूमिका के मैं सीधे आपको अभी परिचय कराता हूँ। स्वामी गौरी शंकर भारती, वाराणसी में जौनपुर मार्ग पर यदि कभी आप चलते हैं तो हरहुआ के पास एक विवेक सिंह ओलंपियन द्वार आता है और आपको जानकर कि हर्ष होगा कि स्वर्गीय विवेक सिंह जो 1988 के बीजिंग ओलंपिक में भारत की तरफ से उस टीम में अपना उन्होंने योगदान किया था, देश का प्रतिनिधित्व किया था। आप स्वामी गौरी शंकर भारती और माँ पद्मा उनके माता पिता हैं और जो घर है वो खेल घराना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि तीन बेटों ने, स्वामी जी के 3 बच्चों ने खेल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया है और आज 81 साल की उम्र में स्वामी जी विवेक ओलंपिक एकेडमी का संचालन करते हैं। 2006 से ये एकेडमी यहीं हरहुआ में संचालित होती है, जहां से 6 बच्चे अब तक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले चुके हैं। और इसके अलावा स्वामी जी आज से 44 वर्ष पूर्व 15 जुलाई 1978 को आध्यात्मिक सदगुरु ओशो से उन्होंने दीक्षा ली थी और इसी कारण उनका नाम ओशो की देशना में पुरुष को स्वामी और स्त्री को माँ के संबोधन से बुलाया जाता था। और ठीक 1 वर्ष बाद माँ पद्मा ने संन्यास लिया था। आज हम उन्हीं के साथ उन्हीं के आवास पर उपस्थित हैं और मैं चाहूँगा कि ऐसी शख्सियत से आप परिचित हों। कुछ प्रश्नों के साथ पहले मैं उनसे शुरुआत करूंगा कि इस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई और इस आध्यात्मिक 44 वर्षों की यात्रा में उन्होंने इसके साथ साथ अपनी आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ वाह्य जीवन में बच्चों को
किस तरह प्रेरणा दी, किस तरह प्रोत्साहन दिया कि बच्चे एक सर्वोच्च शिखर जो होता है किसी प्रतिस्पर्धा और खेल का, ओलंपिक तक गए और उन्होंने देश का, समाज का और उनका नाम रोशन किया। तो मैं सीधे स्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि वो पहले अपनी इस यात्रा के बारे में और बच्चों की परवरिश के बारे में हम सभी को बताएं और आगे फिर कुछ और प्रश्न मैं स्वामी जी से पूछना चाहूँगा। नमस्ते। शुरू में मैं अपने विद्यार्थी जीवन में तो खिलाड़ी था ही, लेकिन विश्वविद्यालय की 4 खेलों में मैंने रिप्रेजेंट किया था अपने अध्ययन काल में। फिर उसके बाद मेरा अपॉइंटमेंट हुआ यूपी कॉलेज वाराणसी में। तो यूपी कॉलेज वाराणसी में आने पर मैंने यूपी कॉलेज में खेल की इंचार्जशिप की और हम 4 गेमों में, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में लड़कों को सिखाना शुरू किया। और मेरा तो अपॉइंटमेंट हुआ था पढ़ाने के लिए। मैं जीव विज्ञान में प्रवक्ता के पद पर था, लेकिन मेरा एक हॉबी थी, मेरे अंदर से एक उत्साह था कि मैं खेलूं, और बिना खेले रहा नहीं जाता था। तो पढ़ाने के बाद मेरा डेली का ये काम था कि घर आने के बाद चाय वगैरह पीने के बाद मैं डायरेक्ट जाता था ग्राउंड में और ग्राउंड में खेलता था। उस समय मेरे जो बच्चे थे छोटे छोटे थे, लेकिन जब ये हाई स्कूल ईयर तक आए तो मेरे बच्चों में खेल प्रतिभा थी, वो जेनेटिक था और मेहनत हमको कराना था। तो एक दिन मैंने अपने बच्चों से पूछा कि बेटा तुम लोग खेलोगे कि पढ़ोगे, क्योंकि मैं अध्यापक हूँ तो पढ़ा सकता हूँ और खिलाड़ी भी हूँ, खिला भी सकता हूँ, कोचिंग भी कर सकता हूँ। तो बच्चे बैठे थे, छोटे छोटे तो थे ही, लेकिन उन सबों ने ये कहा कि पापा खेल के देखते हैं, पढ़ तो रहे हैं इतने लोग लेकिन हम लोग खेल के देखते हैं। तो मैंने दूसरे दिन उनको ग्राउंड में ले जा कर के दौड़ाया, खिलाया, देखा तो जिस लड़के का जो फुटवर्क था उस हिसाब से मैंने अपने बच्चों को खेलना सिखाया। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि इंटर और हाई स्कूल, इंटर तक आते आते मेरे बच्चे इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करने लगे। परिश्रमी थे, परिश्रम मैंने कराया और उसके बाद हॉस्टल चले गए, गवर्नमेंट हॉस्टल्स में वो खेले और एक 2 साल में वो इंडिया लायक हो गए और इंडिया को खेले। तो मेरा एक जीवन यही था, आध्यात्मिक जीवन से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था। मैं अब कभी कभी ऐसा होता था कि मेरी माँ आती थी गांव से, उसको मंदिर दिखाना पड़ता था, विश्वनाथ मंदिर और ये मंदिर वो मंदिर सब हम घुमाते थे उसको, लेकिन हम नहीं जाते थे, हम बाहर बैठे रहते थे। माँ से कहते थे तुम पूजा करके आओ, मैं यहीं मिलता हूँ, क्योंकि मन नहीं करता था, कुछ ऐसा लगता था कि कुछ है नहीं यहाँ पे, तो ये बूढ़ी माँ है, इसके सेटिस्फैक्शन के लिए मैं चला जाता था। तो ऐसा है स्वामी जी, मैं बताऊं कि मैं ओशो से कैसे जुड़ा। जी स्वामी। तो मैं ऐसे ही खेलता कूदता रहता था। एक दिन 6th मंथली एग्ज़ाम में इन्विजिलेशन ड्यूटी में मैं जा रहा था, तो एक स्वामी जी थे जो ओशो को बहुत लाइक करते थे और महीने में 2-3 दिन के लिए लापता हो जाते थे। तो मैं उनसे, मेरे मित्र थे, उनसे हमने पूछा कि तुम कहाँ चले जाते हो, हमको पता नहीं लगता। तो बोले कि बाद में बताते हैं। तो एक दिन उनके हाथ में किताब थी, मैंने पूछा कि ये किताब किसकी है, किसके लिए है? तो बोले आप ही के लिए लाया हूँ। हमने कहा दीजिए। वो किताब थी प्रभु की पगडंडियाँ। तो वो हमको पकड़ा दिए और हम इन्विजिलेशन ड्यूटी करते करते, पतली सी किताब थी, हमने पूरा उसको पढ़ डाला और एकाएक अंदर से प्यास आई कि इस आदमी से हमसे मिलना है, चाहे जो हो इनसे हमको मिलना है। तो ये प्यास मेरी गहरी होती चली गई और उन्होंने मेरा ये हेल्प किया कि वो बोले कि अगर आप यहाँ जहाँ हम जाते हैं तो मैं आपको किराया भी दे सकता हूँ, रहने का खर्च भी, लेकिन आप जाएँ ज़रूर। और मुझे बहुत आनंद आया। मैं उन्हीं के सहायता से मैं 15 जुलाई 1978 को पूना आश्रम पहुँच गया और उसी दिन मैंने संन्यास के लिए अप्लाई किया और मुझे भगवान ने संन्यास दिया उस समय। तो ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने प्रयास से गया, हमको किसी ने बुलाया, ऐसा मुझे फील होता है। मैं वहाँ पर गया और भगवान से दीक्षा ली। उन्होंने कुछ हमसे प्रश्न पूछे, मैंने उसका जवाब दिया। उन्होंने पूछा क्या पढ़ाते हो, क्या करते हो? उन्होंने कहा हम प्रवक्ता हैं जीव विज्ञान में।
तो उनका बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है तुम्हारा, किस क्लास को पढ़ाते हो? मैंने कहा हम इंटरमीडिएट को पढ़ाते हैं। तो उनका कितने बच्चे होंगे? हमने बोला कि सर मेरा कॉलेज नर्सरी से लेके एमएससी तक है, पोस्ट ग्रेजुएट तक है। तो बोले कितने बच्चे और अध्यापक होंगे? हमने कहा 400 अध्यापक हैं और 8000 बच्चे हैं। तो बोले कि देखो तुम संन्यास ले लिए, संन्यास लेने जा रहे हो, संन्यास लो, अब मेरी जो पुस्तकें हैं वो कॉलेज में लोगों को पढ़वाओ, अध्यापक हों चाहे बच्चे। आजकल पृथ्वी पर ध्यान की बहुत ज़रूरत है और मैं यहाँ ध्यान तुमको बताता हूँ, करो, और जो ध्यान अच्छा लगे तुम अपने लिए करो और ध्यान लोगों को बताओ भी। और मेरी किताबें जो है वहाँ के अध्यापकों को और बच्चों को पढ़ाओ, लाइब्रेरी में रखवाओ। तो हमने सब यस कर दिया, ठीक है हम करेंगे। और इतनी सी बात उन्होंने कह के मुझे माला पहना दी, संन्यास दे दिया। और मैं उस दिन बहुत अपने को धन्य समझता हूँ, क्योंकि भगवान 78 के बाद 80 में अमेरिका चले गए। तो 3-4 साल तक उनके सानिध्य में मैं हर साल, हम और मेरी पत्नी ये दोनों जाते थे। तो संन्यास का जो डर था कि घर छोड़ के भाग जाते हैं सन्यासी और ठीक नहीं रहता, गृहस्थी छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं था। भगवान ने हमको जीना सिखाया। उनको पढ़ के ध्यान करके हमने ये समझा कि भगवान ने केवल जीने की कला सिखाई हमको। तो 1 साल के बाद मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम हमको देखो और जैसे मैं जीता हूँ ऐसे जीने का प्रयत्न करो। अगर तुमको अच्छा लगता है संन्यास तो तुम जा सकती हो, संन्यास ले सकती हो, लेकिन तुम अकेले जाओ, क्योंकि वहाँ पर ऐसे पति हैं, पत्नी हैं, ये सब नहीं रहेगा। तुम जाओ अकेले, अपना आनंद लो, ध्यान करो, संन्यास लेना हो संन्यास लो, फिर लौट के आओ। तो 79 में माँ पद्मा, नाम है पद्मा सिंह, तो माँ पद्मा ने संन्यास लिया, भगवान ने उनका नाम रखा माँ पद्मा। तो आज तक मेरे साथ हैं वो, और बड़े अच्छे ढंग से, जिसे हम कहते हैं ओशो स्टाइल। ओशो स्टाइल का मतलब स्वस्थ रहो, शरीर को भी देखो, मन को भी देखो, भाव को भी देखो, हृदय को भी देखो और संसार को भी देखो और अपने में मस्ती से जियो। क्योंकि मैं खिलाड़ी था तो खेल के पीरियड में मुझे ध्यान से इतना फ़र्क पड़ा कि मैं कह नहीं सकता। मेरी स्टेमिना इतनी अच्छी हो गई कि मैं 2-2 मैच साथ खेल सकता था, इतना मेरे में दम आया और कॉन्फिडेंस आया। सबसे बड़ी बात ये हुई कि किसी के प्रति जो हमको डर था कि मेरा प्रिंसिपल है, मेरा कलेक्टर है, मेरा एसपी है, ये मेरे से बड़ा है पद में, तो मैं उससे डरूं, ये कतई बात एकदम समाप्त हो गई। ये केवल आया कि ये भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूँ, तो बातचीत करने में भय कैसा है, तो भय एकदम चला गया। हमको लगता है कि ध्यान क्या ही कमाल था कि ये बात मेरे साथ घटी। तो ये तो रहा मेरे संन्यास का वो। तो स्वामी जी आपसे अगला प्रश्न हम ले, उसके पहले हम माँ से चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि 1 साल बाद माँ ने संन्यास लिया, तो जैसे आप 81 की उम्र में आप 18 के दिख रहे हैं और 18 साल के बच्चों की तरह हॉकी लेकर के आप दौड़ते हैं स्टेडियम में। मैंने सुना अभी हाल ही के ओलंपिक में जो ललित वाराणसी से चर्चित रहे वो भी आपकी एकेडमी से प्रशिक्षण ले चुके हैं। माँ के बारे में भी हम लोगों ने ये सुना है कि माँ एक बहुत कुशल एथलीट रह चुकी है। तो माँ स्वयं इस बारे में बताएं कि आपकी यात्रा कैसे इस दिशा में शुरू हुई और स्वामी जी के साथ जो है आपने कैसे। माँ, हम लोग जैसे अभी स्वामी जी ने अपने बारे में बताया कि 44 साल पहले कैसे यात्रा शुरू हुई, फिर आपका साथ मिला जो है उन्हें, और बता रहे हैं कि आज तक उसी जिंदा दिली ओशो स्टाइल की बात स्वामी जी ने की, तभी आपको जिस रॉक स्टार की तरह हम लोगों ने चश्मे में देखा। तो आप भी बताएं कि इस जीवंतता का, इस हंसी का राज क्या है, और जो युवा पीढ़ी है वो या जो दंपति है वो किस तरह से अपने बच्चों को इस तरी बुलंदी पे ले जाए और अपना भी जीवन इस मस्ती के साथ बिताए। थैंक यू धनंजय जी, आपने हमको बोलने के लिए कहा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ओशो ग्लिम्स वाराणसी से हूँ, मेरा नाम पद्मा है और मेरी जर्नी तो बहुत लंबी है क्या बताएं, हम लोगों का एक तरह से रिलेशनशिप में शादी हुआ है, चाहे लव मैरिज कहिए चाहे रिलेशनशिप कहिए।
इसके बाद हम लोगों की जर्नी शुरू हुई। 18 वर्ष की उम्र में शादी हुई। ये 20 थे, मैं 18 थी। इसके बाद 28-30 आते आते मेरे 6 बच्चों खिलाड़ी लोग आ चुके थे। और शुरू से ही हम दोनों प्लेयर थे, तो हम लोगों की जो एनर्जी जीन्स है वो बच्चों में ही गया। और हमने 6 बच्चों को जन्म देने के बाद इंटर BA MA किया। संघर्ष के साथ मेरी अंतरात्मा नहीं गवाही देती थी कि मैं न पढ़ूं। सब काम करते हुए हमने पढ़ा और बच्चों को बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से पाले और अभी तक भी पाल रहे हैं। और हमारे बच्चे ओलंपियन हुए, इंडिया प्लेयर सब हुए, सबको सर्विस मिली। इससे मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। हमारे ओशो की कृपा, जैसे जैसे ओशो बोले लव मैरिज, मैंने पहले एक दूसरे को जानो, फिर बच्चे, फिर संन्यास, सब मेरे साथ घटित हुआ है और होता चला भी आ रहा है। पता नहीं जन्म जन्म का संस्कार होगा। तो मेरे स्वामी जी 1978 में संन्यास लिए, तो फिर हमको बोले तुम भी जाओ। मैं भी अपना खुश, हमें तो कुछ पता भी नहीं, खूब अपना सज बज करके गए ट्रेन में अपने दोस्तों के साथ। वहाँ गए, इंटरव्यू हुआ, संन्यास लिए। खूब सुंदर लग रहे थे जब माला गले में पड़ी। और ओशो के पास जब गए तो खूब सोचे थे। एक तो प्लेयर थे ही कि डायनामिक करते हैं, कुंडलनी करते हैं, नटराज करते हैं, सब बोलेंगे जब ओशो बोलेंगे और उनकी आँखों में खूब देखेंगे। तो जब ओशो पास गए तो उनकी आँखों में देख रहे थे, तो ओशो मुस्कुराए और बोले ध्यान नाम, तो नाम बताए पद्मा। कहे ध्यान करती हूँ। कहे जी कौन सा ध्यान करती हूँ? हमने कहा विपस्सना। जबकि हमें विपस्सना एकदम नहीं पसंद है कि ये मुर्दों जैसा कौन सा ध्यान है। और अब यही सोचते हैं कि हमारा सब कचरा शायद निकल गया रहा हो और हमें ओशो विपस्सना के लिए बोले। और ये घटना ही थी कि जो मेरे मुंह से विपस्सना निकला। और हम विपस्सना करते हैं। ओशो कहते हैं कि सुबह शाम 1-1 घंटे करना। हम सभी ध्यान करते हैं, फिर विपस्सना मेरा मेन है। अब उतना एनर्जी भी नहीं है, एनर्जी थिर हो गई है, तो विपस्सना में जाना ही जाना है। और अभी तक अपना ओशो ग्लिम्स चलाते हैं। वहाँ से हमें पुणे आश्रम से मिला हुआ है। हमने ओशो फैसिलिटेटर्स की ट्रेनिंग की है, बहुत हमने किया। वहाँ वर्क मेडिटेशन किए हैं, खाना बनाने का सब कुछ किए हैं। एकदम स्वर्ग की ज़िंदगी 3 महीने जिए हैं, जो कि जीवन में भूल नहीं सकता है। अब बहुत, मैं तो अपने पुणे आश्रम को अपना मायका ही समझती हूँ। अभी हम 10 अगस्त को जाएंगे मानसून सेलिब्रेशन में। बहुत अच्छा बीत रहा है। बहुत ओशो को धन्यवाद। जरूर। युवा पीढ़ी की, विशेषकर मैं लड़कियों के बारे में, औरतों के बारे में आपसे कहूँगा कि जैसे आपकी जनरेशन या आपको जब हम देखते हैं तो आप अपने परिवार के साथ साथ और परिवार, स्वामी जी एकेडमी चलाते हैं, वो भी बच्चे आकर के उस अपनत्व के साथ आपसे जुड़ जाते हैं। हम लोग भी आते हैं तो लगता है कि माँ ही है हमारी, जो है जुड़ जाते हैं। नई पीढ़ी के साथ ये संकुचन क्यों आ रहा है और क्या ध्यान साधना से वो अपने भीतर इस हृदय के विस्तार को ला सकती है? चूंकि नई पीढ़ी आत्म केंद्रित होती जा रही है, वो अपने और अपने बच्चों में भी स्थिति यह है कि कुछ दिन बाद वो दायरा भी संकुचित हो करके घटता जा रहा है और लोगों का तनाव या अवसाद बढ़ता जा रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, विशेष करके महिलाओं के लिए, कि वो किस तरह से अपनी जीवन पद्धति, अपनी सोच को या ध्यान साधना को अपना करके वो अपने मन मस्तिष्क को इस प्रसन्नता और प्रफुल्लता के साथ बिता सकती है? ये तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, लेकिन इसका उत्तर देना बड़ा मुश्किल है। वो सब नए लोगों के मम्मी पापा से जन्म लिए हैं, उन की सोच की धारणा ही कुछ अलग है। और ये जो नया वैज्ञानिक ये सब हो गया है, गैस का चूल्हा है तो क्या है, वो सब आलसी। तो उन लोगों का नेचर जो है हम लोगों के नेचर से फ़र्क है। तो उन लोग और ज़्यादा टीवी देखना है, ज़्यादा क्या करना है,
तो हम लोगों को उतना फॉलो नहीं कर पाते हैं और कोशिश करते हैं हम लोग सब ठीक ही है। आजकल का ज़माना जो है सब आधुनिक युग की वैज्ञानिक का देन है, तो उसमें ज़्यादा रुझान है। ठीक, थैंक यू। लगाइए। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, ये अब आपसे एक प्रश्न रहेगा कि ओशो को बड़े व्यापक स्तर पे देश दुनिया में पढ़ा जा रहा है और ख़ास तौर से जो बौद्धिक पीढ़ी है, तार्किक पीढ़ी है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी रुझान भी ओशो में बहुत अधिक है। सोशल मीडिया पे भी ओशो के प्रवचन, ओशो के छोटे छोटे क्लिप्स की शेयरिंग भी खूब हो रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग इस बात को लेकर के कंफ्यूज है कि ओशो कराना क्या चाहते थे। जैसे ध्यान शब्द तो खूब प्रचलित है, लेकिन ध्यान है क्या? ध्यान के नाम पे लोगों को लगता है किसी को कि किसी मूर्ति का ध्यान करना है या किसी बिंदु पे ध्यान टिकाना है, जो सामान्य धारणा है। आपके बारे में स्वामी जी जो मेरी जानकारी है कि विगत 44 वर्षों से आप ओशो की एक प्रचलित ध्यान विधि, जो उनकी सबसे बड़ी अनमोल देन मनुष्य जाति को है, सक्रिय ध्यान। सक्रिय ध्यान क्या है, युवा पीढ़ी कैसे इसका लाभ ले सकती है, और इस ध्यान को करने के लिए उम्र सीमा या स्वास्थ्य क्या क्या है, और लोग इसे कर करके क्या दोनों स्तर पे, शरीर के तल पे भी, मन के तल पे भी और आध्यात्मिक तल पे भी क्या हासिल कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा ताकि यूथ जनरेशन जो है, जो स्वास्थ्य को लेकर के जिम, स्टेडियम या अन्य कार्यों के साथ साथ क्या वो सक्रिय ध्यान को भी एक विकल्प बना करके अपनी आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जो स्वास्थ्य है उसको वो हासिल कर सकता है। बहुत अच्छा सवाल है स्वामी जी। ओशो की देशना में ओशो को पढ़ते बहुत से लोग, पूरी दुनिया ओशो को पढ़ती है, पढ़ने में अच्छा लगता है। ओशो बड़े तार्किक हैं, उनकी कही हुई बात कोई काट नहीं सकता है। ओशो की किताबें सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ओशो को जो पढ़ने वाली जो चीज़ है वो है 30%। 70% उनका टोटल जोर ध्यान पर है। तो ध्यान को पहले लोगों ने ये समझा था कि एकांत में चले जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, समाज से, घर से और सबसे कट जाओ और केवल ध्यान करो, भूखे रहो, उपवास करो, ध्यान करो। ओशो ने इस ध्यान की जो व्याख्या थी, ध्यान के बारे में जो लोग जानते थे, उसको ओशो ने एकदम बदल दिया। ओशो ने कहा कि नहीं, घर द्वार नहीं छोड़ना है, ध्यान करना है। और ध्यान को पहले लोगों ने समझा था एकाग्रता, कि किसी चीज़ के प्रति एकाग्र हो जाओ, वो ध्यान है। सन्यास की तरफ हो तो सन्यास की तरफ ही जाओ, संसार की तरफ न जाओ। ओशो ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। सन्यास, ध्यान का मतलब एकाग्रता नहीं है। ध्यान का मतलब होता है परम सजगता। सजग रहो, जो भी काम करो सजगता से करो। खाना खा रहे हो सजग होके खाओ, पानी पी रहे हो सजग होके पियो, चल रहे हो सजग होके चलो, बात कर रहे हो सजग होके चलो। तो ये सभी बातें जो हैं सजगता, उन्होंने ध्यान को सजगता में रूपांतरित किया, और सही ऐसे ही है। और ध्यान भी ऐसा नहीं कि बहुत जोर ज़बरदस्ती या परिश्रम करके करो, ऐसा नहीं है। आनंद, जो भी ध्यान करो वो आनंद पूर्वक करो। जैसे ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन है, आजकल बहुत प्रचलित है, मेन ध्यान कहा जा सकता है ओशो का। ओशो ने इस ध्यान में जगह जगह कहा है कि आनंद पूर्वक करो, हंस के करो, खेलते हुए करो, आनंद पूर्वक करो, सीरियस मत लो। तो जीवन के हर क्रियाकलापों को ओशो ने खेलपूर्ण कर दिया है। तो ध्यान को भी, संन्यास को उन्होंने खेलपूर्ण बना दिया। खास करके मेरे लिए ये बात इतनी सही आती है कि मैं खिलाड़ी था और खेल अनजाना ध्यान था मेरे लिए। मैं जो भी खेल खेलता तो था, लेकिन यह है कि बाद में ये होता था कि मैंने मैच खेला, मैंने मैच जीता, मैच हारा, ये सब चीज़ें थी। ध्यान जब हमने शुरू किया तो मेरे दिमाग से ये बात हट गई कि मैं हारा या जीता, मैंने खेला, अपने पूरी एनर्जी से मैंने खेला। तो लोगों से कहना ही है हमको कि ओशो को पढ़ो, ठीक है, ओशो हर जगह मौजूद हैं इस समय।
मीडिया है, सब जगह है, यूट्यूब है, जितने भी हैं सब ओशो से भरे पड़े हैं। अब बहुत से लोग पढ़ भी रहे हैं, ओशो को खूब पढ़ रहे हैं, लेकिन केवल पढ़ रहे हैं मस्तिष्क के लिए, यादगार के लिए, बहस के लिए, तर्क के लिए। लेकिन ओशो ऐसा नहीं है। ओशो का मेन चीज़ है कि आप ध्यान में आओ, ध्यान में जाओ। और करीब करीब ओशो ने जितनी पद्धतियाँ दी हैं, जितने मेथड्स दिए हैं, पूरे विश्व में आज तक कोई ऐसा गुरु नहीं हुआ जो इतने मेथड्स को दिया हो, अप्लाई किया हो, समाज को दिया हो कि ये मेडिटेशन से ये करो। और आधुनिक युग में, समसामयिक काल में ओशो का जो मेडिटेशन है वह है डायनेमिक, सक्रिय ध्यान। सक्रिय ध्यान में जो स्टेजेस हैं वह 3 लेवल पर काम करती हैं। पहला स्टेज जो है टोटल फिजिकल है, टोटल फिजिकल है, जिसमें आपको फेफड़े, जैसे कोरोना चला, फेफड़े की बीमारी थी, हमने देखा जितने भी डायनेमिक वाले हैं को किसी को कोरोना नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि फेफड़ा या इम्यून सिस्टम उसका इतना तगड़ा हो गया था कि उनको कोरोना नहीं इफेक्ट कर पाया। पहला हो गया फिजिकल। दूसरा स्टेज है मेंटल। अगर बचपन से लेके जवानी तक या जब ध्यान करना शुरू किए तब तक जितनी भी चीज़ें, जितनी गॉर्बेज आपने अपने मस्तिष्क में जमा कर रखा है, जैसे ज़ोर से हंसना नहीं है, ज़ोर से रोना नहीं है, ज़ोर से चिल्लाना नहीं है, किसी को गाली नहीं देना है, उछलना कूदना ये सब नहीं है, वो दबाए पड़े हो, उसको बाहर करना है। तो ये एक किस्म से पागल हो जाना है, सेकेंड स्टेज है उनका। थर्ड स्टेज है स्पिरिचुअल, जो नाभि केंद्र पर हुह की चोट से वो उसको हैमरिंग करते हैं, और उस हैमरिंग से आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वह काइनेटिक में चेंज होती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी आपको मिलती है तो आप दिन भर खूब प्रसन्न रहते हैं, मज़ा लेते हैं, आनंदित रहते हैं, थकावट नहीं मालूम पड़ती, चाहे वो सांसारिक काम कर रहे हो, चाहे वो ध्यान कर रहे हो, कोई भी काम करो आपको एनर्जी फील कम नहीं होगी। और तीसरा स्टेज है ये स्पिरिचुअल हो गया। फिर आता है मेडिटेशन। रिलैक्स होके आनंदपूर्वक चुपचाप जैसे हैं वैसे स्टैचू की तरह खड़े रहें। वो ध्यान का पीरियड है 15 मिनट का। और फिर 15 मिनट ओशो का जो संदेश है कि कोई भी काम करो नाचते हुए, हंसते हुए, आनंदपूर्वक करो, मौज से करो, तो वो उत्सव का समय होता है। तो ये डायनेमिक मेडिटेशन जो है ये आधुनिक आदमी के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ओशो का कहना है कि अब मेडिटेशन जो आएगा वो अन्य, जैसे भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और लाओ से जो भी संत हुए हैं, जो ध्यान की पद्धतियाँ दी हैं, उनको हटा करके डायनेमिक मेडिटेशन ही आधुनिक युग में आने वाला है। ये जहाँ तक मेरा विश्वास है। और अगर आप पूछते हैं कि मेरे लिए क्या फ़ायदा हुआ, तो एक तो हम लोग मेडिटेशन करने से एक चीज़ और होता है, अगर आप सजगतापूर्वक जी रहे हैं तो प्रेम पैदा होता है। और वो प्रेम परिवार में हो, समाज में हो, अपने परिचितों से हो, अपने दोस्तों से हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ज़्यादातर ध्यानी जो होता है कम बोलता है और प्रेमी हो जाता है, तो ये फ़ायदे होते हैं। लेकिन आजकल के मनुष्य जो हैं वह टीवी पर, मोबाइल पर, इस टाइप की चीज़ों पर ज़्यादा समय देते हैं, ध्यान को समय नहीं देते, क्योंकि कोई कुछ करना नहीं चाहता है। जैसे डायनेमिक है, डायनेमिक 1 घंटे का मेडिटेशन है और फिजिकल मेंटल सब है, तो उसमें लोग कूदना नहीं चाहते, आना नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो चमत्कार कर दे और हमको परमात्मा मिल जाए। तो ऐसा ओशो के यहाँ ऐसी बात नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है और कोई मुफ्त में मिलने वाली चीज़ नहीं है। अगर ध्यान की तरफ चलना है तो आप ही को चलना है, और दूसरा कोई आपको मेडिटेशन या समाधि या कुछ भी आपको दे नहीं सकता है। एक प्रश्न स्वामी जी लूँगा कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके बच्चे होते हैं, और बच्चों के साथ 2 चीज़ जुड़ी है, शिक्षा पद्धति। चूँकि आपका अध्यापन का भी आपका एक अच्छा खासा अनुभव 1967 से 2001 तक का रहा है, और 44 वर्षों से आप ध्यान साधना के भी क्षेत्र में लगे रहे हैं। हमारी एक धारणा है परंपरागत कि हम ध्यान या साधना को एक उम्र से बांट करके देखते हैं, जबकि हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं अगर 2 पीढ़ी पीछे जाए तो जो तनाव 30 के बाद
बड़ा कर दिया गया है, उसके होमवर्क का बोझ इतना बड़ा है, उसके कंपटीशन को उसको 99% की रेस में हमने इतना डाल दिया है, तो अवसाद या तनाव के बहुत ज़्यादा शिकार हमारे बच्चे हो रहे हैं। जी। इन बच्चों को ओशो की जो देशना है या ओशो की ध्यान विधियां हैं, उनसे कैसे हम जोड़ें, उनको कैसे मोटिवेट करें और उनको कैसे ये बताने में कामयाब रहे कि जो चुनौतियां हैं तुम्हारे जीवन की, पढ़ाई की, तुम्हारे स्वास्थ्य की, वो तुम इन्हें अपना कर करके दूर कर सकते हो और एक बेहतर परफॉर्म करके एक अच्छे नागरिक के रूप में, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में आप सामने आ सकते हैं। बच्चों के लिए ओशो ने जो मेडिटेशंस बताए हैं वो लोग कराते नहीं हैं। पढ़ाई का इतना बोझ है आज की दुनिया में कि हर माँ बाप नर्सरी से ले करके, या आप कह सकते हैं कि और नीचे चले जाइए तो कौन सा स्कूल आजकल खुला हुआ है, उसमें एडमिशन करा के ट्यूटर लगा देते हैं, ट्यूशन। तो जो बच्चा स्कूल में जा रहा है वो स्कूल में जो कर रहा है, पढ़ रहा है, सिस्टर लोग पढ़ा रही हैं, उसके बाद जब घर आता है तो वही पूरा इंस्टीट्यूशन घर आ जाता है। अब पूरा इतना होमवर्क दे दिया जाता है तो वो बच्चा, कोई बच्चा आज के ज़माने में या किसी भी ज़माने में 8 घंटा स्कूल के क्लास में बैठने के लिए पैदा नहीं हुआ है। लेकिन भार इतना है पढ़ाई का, बाप तो कम, माँ लोग ज़्यादा, उसके ऊपर इतना हावी हो जाती हैं कि उसको खेलने के लिए बाहर भेजती ही नहीं है। जबकि बच्चा केवल मेंटल पढ़ाई जो क्या है, दिमाग में रटो रटो रटो, पढ़ो पढ़ो और किताब में जाके कॉपी में लिख दो, ऐसा नहीं है। लड़का फिजिकल चाहता है। तो हम, जहाँ तक आप सोचते हैं मेरे लिए, मैं तो अपने हॉकी के खिलाड़ियों को खूब मेडिटेशन कराता हूँ। जैसे एक मेडिटेशन डायनेमिक कराता हूँ, आप जान ही रहे हैं डायनेमिक क्या चीज़ है। डायनेमिक कराता हूँ, सब लड़के करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। और फिर कभी कभी कुंडलनी करा देते हैं, बाद में विपस्सना करा देते हैं। तो मेरे पास 150 बच्चे हैं और 150 बच्चों को मैं ध्यान कराता हूँ। एक बार आश्रम में किसी स्वामी ने, सीनियर स्वामी ने मुझसे पूछा कि तुम क्या कराते हो। हमने कहा हम जो कराते हो आप नहीं कराते हो। कहने मतलब हम कहे आप यहाँ बूढ़ों को संन्यास दिला के और ध्यान कराते हो, और ये लोग ध्यान करेंगे कि नहीं करेंगे तय नहीं है। लेकिन मैं अपने छोटे बच्चों को, 12 साल से 18 साल के बच्चों को ध्यान कराता हूँ, जिनका जीवन बहुत लंबा है। अगर वो ध्यान सीख लेते हैं तो इन बुजुर्गों से अच्छा है कि ख़राब है। तो वो चुप हो गए। 2-3 स्वामी बोले कि स्वामी जी छोड़ दीजिए, आप दूसरे से प्रश्न पूछिए। तो हम कहे हमारे पास फ़ोटो है, हम बच्चों को ध्यान कराते हैं तो होना ही चाहिए। लेकिन ये जो ध्यान है, खेल है, पढ़ाई है, इसको खेल खेल में क्यों नहीं लोग लेते। जीवन एक खेल है, जैसा ओशो बोलते हैं, तो खेल की तरह जीवन को लो। अब खेल की तरह लोगे तो तुम कभी भी थकोगे नहीं, बोर नहीं होगे, और ये मानसिक तनाव नहीं रहेगा कि हम बहुत तनावग्रस्त हैं। अगर पढ़ रहे हैं, तनाव, कोई चीज़ का तनाव आ गया, छोड़ दो, मत पढ़ो, तनाव में ही चले जाओ। तो रहो तनाव में कुछ देर तक, फिर आ जाओ, फिर रिलैक्स हो जाओगे। क्योंकि मन हमेशा तो भागता रहता है, वो कभी तनाव में रहेगा, कभी रिलैक्स रहेगा, ऐसे ही चलता रहता है। तो आप जो बेटर चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें, उसको पकड़ो ना। तो अब बच्चों को असल में कोई ऐसा टीचर नहीं है स्वामी जी क्लास में, इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में, डिग्री कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, जो ध्यान के बारे में कुछ बच्चों को बताए। मैं स्कूल में पढ़ाता था तो मुझे बेस्ट टीचर इसलिए लड़के मानते थे क्योंकि मुझे प्यार बहुत करते थे लड़के। पढ़ाता, सब्जेक्ट का भी ज्ञान था और थोड़ा सा ध्यान का पुट भी देते थे उनको। उदाहरण के लिए एक दिन बताएं, एक दिन हम गए, क्लास में लड़के हंस रहे थे, तो मैंने कहा कि आज मेरा कोई सब्जेक्ट का क्लास नहीं होगा, ये फ्री है। तुम में से जितने भी बच्चे हैं, 60 बच्चे थे, जो भी प्रश्न पूछना चाहें, सेक्स से लेकर पढ़ाई तक, जो बायोलॉजी तक, जो भी प्रश्न तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है वो पूछ सकते हो। तो आप जानते हैं जितने भी लड़के मुझसे पूछे सवाल, सब सेक्स के ऊपर था। कोई सवाल ऐसा नहीं था जो इधर उधर का हो, सब सेक्स के ऊपर। और मैंने इतनी ईमानदारी से मेडिकल साइंस की तरह इतने अच्छे ढंग से उनको फिगर बना के, समझा के, जैसे फैमिली प्लानिंग के बारे में पूछा कि सर ये क्या चीज़ होती है, तो मैंने उसको बायोलॉजिकली बहुत अच्छे ढंग से बताया। कोई लड़का, मजाक नहीं, कोई लड़का जो है उसमें
जहाँ बात आती थी हंसने खूब हंसते थे, लेकिन जहाँ बात समझने की आती थी वो बहुत अच्छे ढंग से समझते थे कि क्या सर क्या पढ़ा रहे हैं। कोई लड़का मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पूछ रहा है औरतों के, कोई लड़का पूछ रहा है कि हार्मोन क्या चीज़ होती है, सेक्स कब प्रभावित करता है। ये सभी प्रश्न उनकी तरफ से आ रहे थे और मैं पढ़ा रहा था। हमने पूछा आज फ्री क्लास है, तुमको जो पूछना पूछो। इतना लड़के आनंदित हुए कि बोले सर महीने में आपका एक क्लास ऐसा होना जरूरी है ना। हमने कहा बहुत ठीक है, ठीक कह रहे हो। तो इस तरह से रिलैक्स होके हमने देखा बहुत से टीचर ऐसे हैं जो अपने पढ़ते भी नहीं हैं और लड़कों को पढ़ाते भी नहीं हैं। लड़के क्वेश्चन पूछते हैं तो डांटने लगते हैं, मारने लगते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। प्रेम से उनके प्रश्न को सुनो, अच्छे ढंग से जवाब दो। नहीं आता है तो बोल दो कि कल बताएंगे। तो ये सब नहीं होता है। तो बच्चों में ध्यान की पद्धतियाँ बताना, ध्यान कराना, ये हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में, हर मतलब हाई स्कूल में। मैंने जब सम्मोग से समाधि की ओर किताब पढ़ी तो मेरे दिमाग में बात आई कि ये किताब इंटरमीडिएट में कंपलसरी होनी चाहिए, क्योंकि उसकी टाइटल देख कर के लोग पगला जाते थे, लेकिन उसके अंदर क्या है, उसमें ओशो ने पूरे सेक्स एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन बताया है कि हाउ टू चेंज योर दिस एनर्जी टू द स्पिरिचुअल एनर्जी। तो इस तरह से उन्होंने कहा है। लेकिन अब जो हमसे प्रश्न पूछता था कि सेक्स गुरु हैं, तो मैं तुरंत समझ जाता था कि ओशो का कोई भी सन्यासी समझ जाएगा कि ये किताब को पढ़ा नहीं है या इसके पास उतनी समझ नहीं है कि वो समझ सके। तो ये बात होती है। ओशो की किताबें तो आजकल बहुत से लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान जरूरी है। इसलिए ओशो पूरे इंडिया में हर शहर में करीब करीब ओशो के ध्यान केंद्र हैं। अगर किसी को ध्यान से करना हो या समझना हो तो केंद्रों पर जा कर के ध्यान कर सकता है, समझ सकता है, ओशो को सुन सकता है, ओशो को पढ़ सकता है। वहाँ सब चीज़ें उपलब्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आज की बातचीत से आपने एक नई दिशा दी कि विद्यालयों में या शिक्षण संस्थाओं में ध्यान को एक पीरियड की तरह या एक क्लास की तरह, एक पाठ्यक्रम की तरह सम्मिलित किया जाए। जी। ताकि जो युवा पीढ़ी है हम उसकी मनोदशा को इतनी बेहतर बना सके कि जो शिक्षा हम उसको दे रहे हैं उसको पूरी तरह धारण करने और जीवन में उतारने की क्षमता उससे हासिल हो सके। मैं भी कोशिश करूंगा कि सोशल मीडिया पे इस चीज़ को एक अभियान की तरह चलाया जाए, सरकार से भी इसकी मांग रखी जाए कि ध्यान को जो है। और मैंने सुना भी स्वामी जी कि बहुत सारी बुद्धिस्ट कंट्री हैं, जापान के बारे में मैंने सुना है कि वो छोटे छोटे बच्चों को क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है साइलेंस सिटिंग का जो है वो अभ्यास कराते हैं। 5 से 7 मिनट का वो साइलेंस सिटिंग कराते हैं। बहुत सारी कंट्रीज के बारे में ये मैंने सुना है कि अब कनाडा के भी कुछ मैंने स्कूलों का देखा है कि जहाँ जहाँ बुद्धिस्ट का प्रभाव है वहाँ पे वो लोग साइलेंस सिटिंग बच्चों को सिखाते हैं। यहाँ ऐसा हुआ स्वामी जी कि हम बहुत से स्कूलों में गए, 2-4 नर्सरी स्कूलों में गए, तो हमने ध्यान के बारे में बोला कि आप इनको ध्यान कराइए कम से कम 1 घंटे। जैसे ओशो का है कि नो माइंड, तो नो माइंड में क्या है कि आप खूब अनबन बकिए, अल्लबल बकिए खूब पूरी ताकत से, उसके बाद 15 मिनट मौन में बैठ जाइए। तो एक तरफ आज का जो कचरा है वो तो निकल गया और उसके बाद आप साइलेंट सिटिंग में बैठ गए, तो वो अद्भुत चीज़ है। बहुत से स्कूलों में मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया। हमने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि पहले टीचर्स को बुलाइए, हम बताते हैं, उसके बाद वो जान जाएंगी तो वो कराएंगे क्लास में। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि कोई स्कूल कभी भी हमको बुलाया नहीं। मैंने ये भी कह दिया था कि अगर आप बुलाएंगे तभी हम आएंगे, हम अपने से नहीं आएंगे। नहीं तो ये होगा कि ध्यान वो थोप रहे हैं और इसका हो सकता है इनको कहीं पैसा वैसा मिलता हो, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए हमने वो उनसे बोल दिया था कि आप जब बुलाएंगे कि स्वामी जी आइए ध्यान सिखाइए तो हम आ जाएंगे। और यहाँ उधर तब कॉलेज में एक है इंस्टीट्यूशन जहाँ कंप्यूटर वगैरह की पढ़ाई होती है, वहाँ हम 2 बार चीफ गेस्ट के रूप में गए थे। तो मैंने जोर दिया था कि आप इन बच्चों को ध्यान सिखाइए ना 1 घंटे, और जब कहिए हम आते हैं 1 घंटे इनको कराते हैं ध्यान। और ओशो ने तो गजब ये किया कि 112 मेथड्स ऑफ मेडिटेशन भगवान शंकर का जो है उन्होंने जागृत कर दिया लोगों के सामने।
उसको भी कोई नहीं करता, जबकि छोटे छोटे मेडिटेशंस हैं, उनको करें लोग, चाहे जिस लेवल पर करें, बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं होता। तो ओशो को पढ़ते तो लोग बहुत हैं, लेकिन ध्यान के लिए उत्सुक नहीं होते। और मेरा केवल मानना ये है कि इसलिए नहीं उत्सुक होते कि करना पड़ता है 1 घंटा। वहाँ तो 5 मिनट 6 मिनट में मंदिर से पूजा पाठ करके निकल आते हैं, यहाँ तो 1 घंटा आपको जूझना पड़ेगा। ये नहीं हो पाता उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। थैंक यू धनंजय जी, आपने हमको फिर से बोलने को कहा। हम ओशो की तो जितनी बातें की जाए उतना ही थोड़ा है। ओशो की बात तो सुनते सुनते मेरा तो एकदम कभी नहीं ये लगता है कि मैं न सुनूं। और हमें तो आश्रम जब गए ओशो जाने के बाद पोडियम साफ करने को मिला, तो हमें सब लोग कहने लगे कांग्रेचुलेशन माँ, कांग्रेचुलेशन माँ। हम के कैसा कांग्रेचुलेशन? हमें समझ में ही नहीं आया। अरे पगली, इंडियन माँ को कभी पोडियम साफ करने को नहीं मिला था, तू ऐसी माँ है कि तेरे को मिला है पोडियम साफ करने के लिए। तो हम तो बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा। ओशो की चेयर आती थी, गेट खोलते थे, बहुत मज़ा था, बहुत आनंद लिए ओशो आश्रम में। अब भी वर्कशिप करने में भी, जब वर्कशिप 3 महीने का करते थे, अच्छा हर जगह हमें भेजा जाता था। हम रोने लगे, हम कहे क्यों हमें जगह जगह भेजा जाता है? तो एक प्रताप स्वामी जी कहे, अरे पगली, तू जगह जगह जाएगी, तेरा जगह जगह फ्रेंडशिप बढ़ेगा, तुम आश्रम में जानी जाओगी। इतना प्यार से सब लोग समझाते थे कि एकदम दिल को छू जाता था। और कभी हेमा मालिनी आ रहे हैं, कभी वो बांसुरी वादन कोई आ रहा है, चलो रूम साफ करने, ये सब सबके साथ बहुत मज़ा आता था। बहुत बहुत आनंद लिए हैं। कभी लॉन्ड्री में ड्यूटी लग गई, तो कभी किचन में, तो कभी कहीं। बहुत ही आनंद लिए और उनसे बहुत सीख मिला कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत प्रेम से काम करते हैं। खाना बनाना, घर की सफाई, अपने दोस्तों से, अपने बच्चों से, सबसे मिलने जुलने का मेरा अपरंपार प्यार भरा हुआ है। तो इसके लिए स्वामी जी ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ओशो को धन्यवाद।